जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीन, आज हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टर अतर महबूब साहब जो कि वाइस चांसलर हैं, उनके ऑफिस में उनसे आपकी बात करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम महमूद साहब। अच्छा वीसी साहब, ये बताइए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं मेरे मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक। जी, तो ये इस लाइन में आप कैसे आ गए? जी मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने मैट्रिक किया था कैडेट कॉलेज पिटारो से, फिर इंटरमीडिएट किया पीएफ डिग्री कॉलेज पेशावर से। मेरे वाले साहब एयरफोर्स में थे। अच्छा। फिर वाले साहब ने मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। ठीक। तो 8 साल मैंने ये कौन सा सन था? 1988 में। अच्छा, 1988 में 88 में पढ़ने के लिए अमेरिका गया। पहले मैंने वहाँ बीएस किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फिर एमएस किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये 2 तालीमी असनाद मैंने वहां से हासिल की। तो वीसी साहब, इब्तदाई तालीम आपने किस शहर से हासिल की? जी, मेरी बिल्कुल पहला स्कूल जो था वो तो फ्रांस में था। मेरे वालिद साहब 1 साल के लिए पोस्टेड थे फ्रांस में। जी। तो प्री स्कूल मैंने फ्रांस में किया, उसके बाद फिर कराची में हम लोग रहे कोई 5 साल, तो इब्तिदाई स्कूलिंग वहां हुई। फिर पेशावर जो एयरफोर्स का बड़ा बेस और सेटअप होता था पेशावर। आपने कोई हॉस्टल लाइफ भी गुजारी? जी, मैं कैडेट कॉलेज पिटारो। अगर हम कंपैरिजन करें फ्रांस का और पाकिस्तान के हॉस्टल का, कैसा आपको कैसा लगेगा? हॉस्टल लाइफ हर जगह एक जैसी होती है। वो आपको बेसिकली एक इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पे ऑपरेट करने का मौका देती है और आपको पीयर प्रेशर, अपने साथियों के साथ compete करने का जज्बा देती है, क्योंकि जब हॉस्टल में एक जैसे बच्चे होते हैं तो एक दूसरे से हर चीज में मुकाबला कर रहे अच्छा होते डॉक्टर साहब, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर जब कोई ऐसा वाकया याद है, कोई फ्रांस जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे थे वहाँ हॉस्टल का, और पाकिस्तान में अगर कहीं पढ़ रहे थे तो वहाँ कोई वाकया याद है आपको? जी, वाकयात तो बहुत सारे हैं। जी, एक इरशाद फरमाएं। चलिए, मैं एक इस तरह का वाकया शेयर करता हूँ कि मैं अपनी जहाँ पिटारो कैडेट कॉलेज पिटारो में हॉस्टल में पढ़ता था तो सारे शफीक असातिज़ा होते थे। जी। लेकिन ये होता है कि ज्यादातर टीचर्स का तो मैं फेवरेट स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी कुछ उस्ताद होते हैं वो किसी ना किसी बात पे आपसे या तो नाराज होते हैं या आपको क्रिटिक करते हैं। तो हमारे एक उस्ताद थे, जब हमारा प्री बोर्ड मैट्रिक में प्री बोर्ड का पर्चा हुआ तो मेरे केमिस्ट्री में 85 नंबर आए। तो पर्चा देखने के लिए मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो इसलिए तुम्हारे 85 आए हैं, वो देखो फलाना बच्चा है उसके 90 आए, अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तो तुम्हारे भी आ जाएंगे। तो मैंने जब पर्चा देखा टोटलिंग की तो उन्होंने टोटलिंग में गलती की थी, मेरे 95 बन रहे थे। अच्छा। तो जब करेक्ट किया तो वो थोड़ा सा बेचारे खिसिया गए कि मैं हाईएस्ट मेरे ही थे, लेकिन उनसे टोटलिंग में गलती हुई थी। अपनी वालदा साहबा से यानी डर लगता था या वालिद साहब से? वालदा हमें मारती बहुत थी। अच्छा। लेकिन हम उनसे डरते नहीं थे। अच्छा। बल्कि हमेशा भाग जाते थे आप? इतना भाग जाते थे। अच्छा। छुपते थे, तंग करते थे। वालिद साहब को कभी कभार गुस्सा आता था और उनसे हम डरते थे और वो बहुत कभी रेड। अपनी वालदा से क्या डिमांड करते थे आप खाने के लिए? जी, मेरी वालदा को खाने पकाने का खिलाने का बहुत शौक है, तो हमें बचपन से हमेशा वो अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाती रही और उसकी वजह से हमें आदत पड़ गई उनके हाथ के खानों की, जैसे आलू की भुजिया है या चिकन, मुख्तलिफ तरीकों से वो बनाती थी। तो ये चीजें हलवे और दीगर चीजें जो घरेलू। तो डॉक्टर साहब, आपकी जो मिसेज हैं उनके खाने का टेस्ट और आपकी वालदा के खाने का टेस्ट क्या डिफरेंस है? एक्चुअली मेरी मिसेस को भी खाने पकाने का शौक है, तो जब मेरी मिसेस घर में खाना बनाती है, यानी मुलाजमी नहीं बनाते, तो वो बहुत टेस्टी होता है और मुलाजमी का खाना जो होता है वो रेगुलर सा होता है। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूंगा आपकी फैमिली कितनी है? जी, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। वो भी इसी शोबे की तरफ कोई आया उनमें से? जी, मैं इस शोबे में तो आने में उनमें टाइम है। मेरी जो बड़ी बेटी है उसने 1 साल पहले बीएस इकोनॉमिक्स में किया था फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से, उसी यूनिवर्सिटी से जहां से मैंने बीएस और एमएस किया। इसी साल उनकी शादी हुई है। फिर मेरा बेटा बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है उसी डिपार्टमेंट से फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में जहां से मैंने किया था। और बाई चांस, हालांकि मुझे वहां से फारिग तहसील हुए 30 साल हो गए, बाई चांस वहां 3 टीचर्स, बुजुर्ग टीचर्स अभी भी वो हैं जो मेरे जमाने में भी टीचर्स थे। तो मेरे बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग कर रही है 3रे नंबर पर बेटी, 4था बेटा जो है वो हाई स्कूल कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाला है, 5वीं बेटी
हमारे साथ रहती है यहाँ पे, और वो क्लास 7th में है। वीसी साहब, आप बड़े विजनरी शख्सियत हैं, तो कुछ 5, 7, 8 माह के बाद कुछ मईशत जो है पाकिस्तान की वो कोई इतनी बेहतर नहीं, तो इसको बेहतर करने के लिए क्या तजवीज़ है आपके पास? जी, जितना मेरी अकल और मेरी दानिश में है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जी। और अल्लाह ताला ने इस हवाले से इस खित्ते को बहुत नवाजा हुआ है कि दरियाओं का पानी अवेलेबल है, ज़रख़ीज़ सरज़मीन है और 5 से 7 हज़ार साल का तजर्बा ज़राअत के अंदर यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हमें इंडस्ट्रियली भी एडवांस होना है, तो जब तक हम टेक्नोलॉजी को अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉय नहीं करेंगे, जब तक हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं होगी, मैं समझता हूं कि हमें अपनी एग्रीकल्चर को मजबूत करके एक सरप्लस जनरेट करना चाहिए और फिर उस सरप्लस के जरिए हमें दीगर इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए। अभी तक 75 साल से इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो भी कोशिशें पाकिस्तान में हुई है वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुई जी। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया की फूड सप्लाईज भी खतरे में, तो ये हमारे लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी और नीश है। बावजूद इसके कि यहाँ सैलाब से एक तबाही हुई है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बैड इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन अगर हम अपने आप को रीफोकस करें और एग्रीकल्चरल रिवाइवल में जाएं और एग्रीकल्चर के जरिए सरप्लस कैश जनरेट करें, जिससे हम अपनी मजीद शोबे में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको फाइनेंस करें, तो मेरे नजदीक ये रास्ता ज्यादा हमें कामयाबी दे सकता है। डॉक्टर साहब, टेक्नोक्रेट हुकूमत का चर्चा है, अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, इसके जवाब में मैं वही शेयर कहूंगा कि वो जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।